हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन। आज हम लोग दो बाइक को राइड कंपेयर करेंगे, दैट इज 2024 टीवीएस रॉनी 225 एंड अपडेटेड 2024 बजाज पल्सर N250 225 सीसी करीबन 250 सीसी। चलाते वक्त डिफरेंस आपको ये क्या महसूस करा सकती है, राइड एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन साथ ही में फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज के बारे में भी बात करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए, चाहे फीचर स्पेसिफिकेशन प्राइस माइलेज हो या फिर चलाने में जो डिफरेंस हो। कोई से भी चीज़ अगर आप यहाँ पर मतलब कंसिडर कर रहे हैं तो भाई खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा, रॉनी 225 या फिर पल्सर N250। एंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर जो वॉक अराउंड है वो शेयर करना चाहूंगा। बाकी बता दूं कंपैरिजन डिटेल वाली वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। आज जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर जो समरी है वो बता दूं। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, पल्सर N250 यहाँ पर आप लोगों को 1,86,000 तक में मिलेगी और यहाँ पर 1,85,000 से स्टार्ट होती है बेस मॉडल। मिड मॉडल से जब आप यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो 2,06,000 तक पे कर रहे हैं और आप लोगों को करीबन 20,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो मिल जाएगी। दोनों में आप लोगों को फ्रंट में यूएसडी मिलेगी। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है ऑफ N250 और अब यहाँ पर जो रॉनिन 225 है इसकी भी आवाज़ जो है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों दोनों ही आप लोगों ने सुन लिया। रॉनिन में भले ही सिंगल आप लोगों को यहाँ पर बैरल मिल रहा है, लेकिन आवाज़ उसकी भी काफ़ी सही आपको मिलेगी। वहाँ पर 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील, 240 सेक्शन के आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क है वो मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक ही देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं N250 में, टायर थोड़ी बड़ी है, 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आपको एक पेडल डिस्क मिलेगी और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो आप देख सकते हैं एडजस्टेबल जो मोनोशॉक है ये यहाँ पर भी आपको देखने में मिल रहा है। सीट यहाँ पर 800 mm की स्प्लिट सीट, वहाँ पर 795 mm की नॉर्मल सीट। 5'2" तक की हाइट काफ़ी है दोनों ही बाइक को मैनेज करने में। कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे। दोनों में ही 14 लीटर की टैंक और करीबन 35 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्टेड है। 181 mm तक की यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रही है और यहाँ पर करीबन 165 तक की। ओवरऑल वेट 164, यहाँ पर 160 और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टोटली आप लोगों को डिजिटल जो मीटर कंसोल है वो मिलेगी और दोनों में आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, ब्लूटूथ वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बाकी हैंडल बार आप लोगों को काफ़ी स्ट्रेट वाली यहाँ पर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वो टिप ऑन वाली फील दी गई है। और यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो मीटर कंसोल है ये मिलेगा। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, यहाँ पर मोड, ठीक है, यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो दिखेगी। फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को दिख रहा है। मोड और बटन का मोटर सेट का बटन इस्तेमाल करने पे ट्रिप भी और यहाँ पर जो डिस्टेंस टेम्पटी वगैरह है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है ये मिलेगा और यहाँ पर बजाज में आप लोगों को बजाज राइड कनेक्ट ऐप मिलेगी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने पे थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं इसके साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर 3 मोड है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। और ऑफ रोड मोड में जाकर अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ABS मोड आप लोगों को डायरेक्टली वहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है, ठीक है। वहाँ पर राइड मोड कंपनी को कहती है और यहाँ पर ABS कैलिब्रेट होती है। ओडोमीटर आप लोगों को दिख रहा है, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड है तो वो भी आप लोगों को दिखा रही है। और इस बटन का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स में एंटर हो सकता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर आप मिरर देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी सही है और कैसी इसकी व्यू है आगे मैं आप लोगों को चलाते हुए बिल्कुल इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मोटा मोटा हम लोगों ने जो यहाँ पर
चीज़ें डिफरेंस क्या है नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो राइड कंपैरिजन है स्टार्ट करेंगे विद दिस रॉनिन 225। अब 800 मतलब 795 की सीट हाइट है। सीट काफ़ी स्पेशियस है, आप कह सकते हैं कि हार्ड नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल है, मतलब फ्रंट फिटेड फुट पे आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल काफ़ी ऊंची है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भाई काफ़ी कंफर्टेबल आपको जो क्रूजिंग पोजीशन है वो मिल रही है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं ना, अगर आप पिलियन के हिसाब से बैठ रहे हैं तो भी भाई काफ़ी सही आप लोग को जो स्पेस वगैरह है वो यहाँ पर देखने में मिलती है। और यहाँ पर आप लोग को ये जो ब्रेक एंड क्लच है ये आप लोग को एडजस्टेबल मिलता है, तो ये भाई सोने पर सुहागा वाला बात होती है, मतलब आप अपनी उंगली के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, मतलब वो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिलता है। बाकी इसके बारे में एक्सीलरेशन टेस्ट के बाद ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी क्लच देख रहे हैं ना तो भाई क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो यहाँ पर असिस्ट होने की वजह से ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे आपको मिलेगी। देन अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये मतलब गियर चेंजिंग देख रहे हैं, गियर शिफ्टिंग वगैरह, तो चाहे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट तो मक्खन की तरह हो रही है। और एक बात है, जब आप इसको मोड़ रहे हैं ना तो भाई आपको थोड़ा सा जगह देना होगा इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेडियस टर्न वाली इसकी नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, चलिए उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले खींचते हैं बाइक को थोड़ा, ठीक है, 70 तक ले चलेंगे इसको एंड देन डाउन शिफ्ट। यहाँ पर आरपीएम ज़्यादा बढ़ी लेकिन क्या रेयर टच स्लिप करी नहीं करी, तो यही होता है अगर सामने कुछ आ गया पट से आपको डाउन शिफ्ट करना है, स्पीड स्लो डाउन करना है, इंजन ब्रेकिंग करना है तो आप आराम से कीजिए, रेयर टायर शिफ्ट मतलब आपको हिलती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई एक्सेलरेशन भी काफ़ी कमाल की है। बात मेरी मानिए मत, ठीक है, पहले देख लीजिए उसके बाद मानिएगा। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर पर डाल दिया मैंने 3 हॉर्न के साथ। सिक्सटी आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 100 नाउ। ये 100 भी आप लोगों ने देख लिया। मैं तो कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग 5th गियर पर हैं और आप यहाँ पर 100 तक भी चला रहे हैं, 100 105 तक भी चला रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन किक इन करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन 105 तक जब आप जा रहे हैं ना तो हल्का सा बज आपको जो फुट पे है फिर हैंडल बार पे समझ में आएगी, लेकिन वो भी अगर आपने ग्लव्स पहनी हुई है तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक डेफिनेटली बात बनता है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई यहाँ पर वो कॉर्नरिंग वगैरह फील कैसी है, तो मैं कहूँगा दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बाइक, ठीक है। अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं, मुझे बाइक मिली हुई थी, टीवीएस ने मुझे प्रोवाइड करी थी 8-10 दिन के लिए, मतलब साल भर पहले। वहाँ पर मुझे इस बाइक में सबसे बेहतरीन लगी थी इसकी कॉर्नरिंग, बहुत सही लगती है मुझे। सस्पेंशन के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा बात होगी, लेकिन अभी ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको 60 तक ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। एबीएस इंट्रूशन लास्ट में हल्की सी समझ में आई थी, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है इस बाइक की। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप क्रूजिंग में है 110 पे आपकी स्पीड है, पट से अगर बाइक रोक देती है ना ब्रेक में तो वो डर लगता है, वो फील नहीं है, लेकिन काफ़ी सही समय पे आपको बाइक रोक भी देती है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल काफ़ी बढ़िया फ्रंट ब्रेक आप लोगों को देखने में मिल जाती है। और दोस्तों अब रियर ब्रेक को भी टेस्ट करेंगे, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 60 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। हाँ, ये टक टक वाली आवाज़ आई होगी आपको, एबीएस की इंट्रूशन समझ में आ रही है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ। और आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। मैं कह सकता हूँ दोस्तों भले आप लोगों को वो रेडियल टायर ना मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको ब्रेकिंग जो है ना, आप कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल जाती है। तो इस बाइक में अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो भाई मैं इसको मतलब क्या ही कहूँ, मुझे बहुत सही लगा इस बाइक में ब्रेकिंग। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो ये हल्का फुल्का जो पत्थर है यहाँ पर उतारते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा शायद आपको मेरी आवाज़ से वो जर्क समझ में ना आई हो। मतलब देखिए अगर आप कॉर्नरिंग पे हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड है, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस दे रही है, ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग ये गड्ढे पर हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक वो आप कह सकते हैं कंफर्टेबल नेचर निकाल कर दे रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप वो लद्दाख वगैरह ट्रिप अगर आप इस बजट प्राइस में अगर आप देख रहे हैं 2 लाख, ठीक है, मतलब 1,90,000 2 लाख में, तो ये बाइक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप लोग लद्दाख वगैरह पे जा रहे हैं। पावर की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो भाई दूसरी सीसी आप ले सकते हैं, लेकिन इस सीसी में अगर आप लोग
प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, सस्पेंशन भी काफ़ी कंफर्टेबली आपको महसूस होगी, ठीक है। और अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं ना, तो ये जब आप कर रहे हैं तो भाई सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है वो समझ में आ रही है, बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस भी समझ में नहीं आ रही है कि भाई मतलब एकदम ही हेल दुल करने नहीं दे रही है, वो बात भी नहीं है, बाइक कंट्रोल में है। और आप कह सकते हैं कि भाई फन टू राइड बाइक है, क्योंकि रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा रियर व्यू निकाल कर दे रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो ओवरऑल राइड कंफर्ट जो है वो भी काफ़ी सही मिल रही है। आप हल्का सा बाइक के अंदर बैठे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, तो ओवरऑल आप मिला जुला के कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बढ़िया ना ओवरऑल रिस्पॉन्स भी ये जो बाइक है ये आप लोग को निकाल कर दे रही है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी फन टू राइड बाइक है। आप लॉन्ग राइड्स के लिए तो बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, अगर आप लोग सिटी राइड्स में भी प्रेफर करना चाहते हैं इसको, मेरे ख्याल से आप आराम से कर सकते हैं। बाइक के बारे में मोटा मोटा बात कर लिया, चलिए अब चलते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर है जो कि N250 एंड देन वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलती है। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे विथ N250। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ पर पावर आपको ज़्यादा मिल रही है, 24.5 PS की है, ठीक है। और यहाँ पर ये आईने को क्या हो गया यार, चलो आईने को सही कर लिए, और एक्चुअली ये थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए थी, लेकिन इट्स ओके। और देखिए जब आप बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली चेंज तो समझ में आएगी, थोड़ी सी ऊंची सीट है वो समझ में आ रही है, 5 mm तक बड़ी है, रियर फिटेड फुट पे गया, आप हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, तो ओवरऑल एक स्पोर्टी फील जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अगर आप कंफर्टेबल देखना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो आप कह सकते हैं रॉनिन 225 है वो आप लोगों को चलानी होगी, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ ना कि ये इनिशियल टॉर्क वगैरह में ना आपको दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगी। वहाँ पर 20 है, यहाँ पर 21.5, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब समझ में आपको कहाँ पर आएगी वो मैं आप लोगों को एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बताऊंगा। लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं तो क्लच डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्टर मिलेगी। यहाँ पर भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, सबसे पहले उसी को टेस्ट करते हैं। पहले ले चलते हैं इसको 60-65 तक, आप 70 पे, ये देखिए डाउन शिफ्ट, ओ भाई इतना आराम से हो रही है यार। ये देखिए फर्स्ट गियर, मतलब फर्स्ट गियर तक आ चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर ना ये जो इंजन, मतलब ये जो आप कह सकते हैं गियर ट्रांजिशन है ना, जब मैंने डाउन शिफ्ट करी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर थोड़ी सी स्मूथनेस के साथ और आपको बेटर देखने को मिली है। बाकी रॉनिन भी इक्वली गुड है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। बाकी स्टीयरिंग पोजीशन में डिफरेंस है वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट ये टर्न रेडियस, तो हाँ भाई देखो दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही मिला है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है अगर आप टर्न कर रहे हैं तो, ठीक है। और चलिए अब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसकी जो एक्सेलरेशन उसको भी टेस्ट करते हैं, देन बात करेंगे इसके बारे में। 0 to 60 आप लोगों ने देख ली है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ। ये भी आप लोगों ने देख लिया है 0 to 100, और एक हल्का सा कॉर्नरिंग हुआ, आप देखे मजा ही आ गया। अब देखिए भाई स्मूथनेस के मामले में तो भाई ये क्लियर विनर है। 110 तक भी जब आप जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीड पर मिलेगी, 110 क्या 15-20 तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा कि अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड और वाइब्रेशन में डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और देन अगर आप लोग देख रहे हैं अबाउट द ब्रेकिंग, तो भाई फ्रंट ब्रेक को अगर मैं 60 पे ले जाके ब्रेक करूँ तो परफॉर्मेंस कैसी है, एंड फ्रंट ब्रेक एट 60, भाई यहाँ पर भी परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया ही लग रही है भाई। क्योंकि देखिए 300 mm की जो डिस्क ब्रेक है यहाँ पर भी है और ब्रेकिंग काफ़ी सिमिलर है। एबीएस की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर भी फील बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मैं कह दूँ रोड मोड में मैक्सिमम एबीएस इंट्रूशन आती है और ऑफ रोड मोड में मिनिमम एबीएस इंट्रूशन, ठीक है। बाकी ऑफ रोड मोड में भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है, रोड है तो रोड पे ही चेक करना सही बनेगा। और इसकी जो रियर है इसको भी टेस्ट करते हैं, सेम है द स्पीड ऑफ 60 एंड रियर। ये देखिए रियर में ऐसा मुझे फील हुआ कि एबीएस इंट्रूशन जो है रॉनिन के मुकाबले मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फील हुई है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मतलब कंडीशंस की वजह से हुआ या फिर हर वक्त ऐसे ही होता है, लेकिन एबीएस इंट्रूशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा फील हुई है। और हाँ प्रोग्रेसिव नेचर की ये भी है। बाकी दोनों में ही डिस्क चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो रॉनिन, और यहाँ पर आप लोग को सेम ही मिल रही है। और मतलब आप कह सकते हो ओवरऑल जो फील है ब्रेकिंग की वो भी दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रही है। और अब यहाँ पर रियर के संग से बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें क्या होती है चीज़। रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 60। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई आप लोगों को ना दोनों में ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। और देखिए
अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं ना, मेरे हिसाब से 0 to 60, 0 to 100 में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो मतलब चीज़ शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप टॉप एंड में जाएंगे ना तो डेफिनेटली ये जो बाइक है आप लोगों को ज़्यादा मतलब जो टॉप एंड है वो निकाल के देगी। डेफिनेटली टॉप एंड में जाके ये रॉनिन को हराने वाली है। एक बार दोबारा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टर्न रेडियस देखेंगे ना, तो एक बार दोबारा करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोगों को रॉनिन में जितना स्पेस देना हो रहा था इतना ही स्पेस आपको यहाँ पर भी देना हो रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताया जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर आपको मिलेगी रियर सस्पेंशन। इज इट रियली लाइक दैट? मतलब नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई रियर जो सस्पेंशन है ना, ये जो झटका वगैरह लेने वाला जो फील है ना, एक बार दोबारा यहाँ पर उतारते हैं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि भाई रॉनिन और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली फील आपको डिफरेंट कहाँ मिलेगी, रियर सस्पेंशन में तो नहीं है, लेकिन जब आप फ्रंट में यहाँ देख रहे हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं रॉनिन से ना यहाँ पर फ्रंट की जो स्टिफनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा फील हुई है। अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग कॉर्नरिंग में देख रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से दोनों ही बाइक आप लोगों को बहुत बढ़िया रिस्पांस निकाल कर दे सकती है। मैं कहूँगा ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, एक्सेलरेशन टॉप एंड में फ़र्क है, एंड देन रियर सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं इसमें फ़र्क है। लेकिन अगेन अगर आप लोग आप कह सकते हैं कि कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगी। और सस्पेंशन ओवरऑल यहाँ पर भी कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का झुक के बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा आपको हॉल्ट लेना होगा। लेकिन रॉनिन पे आप एट अ स्ट्रेच ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं व्हेन कंपेयर टू दिस बाइक, ठीक है। तो ये मैंने इसके बारे में आपको बताया है सस्पेंशन। और ओवरऑल हैंडलिंग जब आप देख रहे हैं, ये जब आप कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से भाई रॉनिन और इसमें वेट का 4 किलोग्राम फर्क है, थोड़ा सा फर्क आपको समझ में आएगा। रॉनिन जब आप चला रहे हैं, स्टिफनेस क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा आपको इसके मुकाबले रॉनिन में समझ में नहीं आएगी, तो रॉनिन में जो हल्कापन है ना वो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट एक बात मैं आपको बताऊं, रॉनिन के मुकाबले जब आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हैंडल है ना, आपको थोड़ी सी भारी फील हो सकती है रॉनिन के मुकाबले। वैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन रॉनिन के मुकाबले थोड़ी सी आपको वो हार्डर फील हो सकती है। और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी हैंडलिंग, तो भाई रियर व्यू मिरर तो यहाँ पर भी काफ़ी गजब आपको रियर व्यू निकाल कर दे रही है। बाकी कनेक्ट फीचर यहाँ पर है, स्पेशली आप लोगों को रात पे राइड करने के लिए ये जो आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, जो आप लोगों को रॉनिन में नहीं मिलेगी। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में ही है। यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पोर्टी राइडर फील वो जो पा सकते हैं। एंड देन आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो स्पेस की जो प्रॉब्लम है ना, वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि भाई काफ़ी फन टू राइड बाइक है। और अगर आप ज़्यादा सिटी राइड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बाइक आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए कोई बाइक मांग रहे हैं तो मेरे ख्याल से रॉनिन आप लोगों के लिए एक बेस्ट बाइक साबित हो सकती है। तो इस बाइक के बारे में मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया, काफ़ी फन टू राइड बाइक है और जनरल यूज़, नॉर्मल सिटी राइड्स यूज़ के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मोटा मोटा बाइक के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि भाई रॉनिन सही होगा या फिर ये वाली बाइक खरीदनी सही होगी। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। देखिए, मेरी अगर आप मानेंगे, अगर आप लोगों को बजट 1,80,90 तक अलाउ कर रही है, ठीक है, और आपको ये भी चाहिए कि भाई बाइक देखने में स्पोर्टी हो, बहुत ज़्यादा राइडर पोजीशन से, वो अपराइट वाले राइडर पोजीशन से आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब अगर थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक ही आप लोगों को पसंद है, ठीक है, आप लोगों को माइलेज अच्छी चाहिए 30-35 की, रात में चलाने के लिए प्रोजेक्टर लैम्प चाहिए, कनेक्ट फीचर आप लोगों को चाहिए, एक्सेलरेशन दमदार चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को चाहिए, देन आप लोगों को यहाँ पर जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, अच्छी ब्रेकिंग, अच्छी एक्सेलरेशन, एवरीथिंग आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और साथ में ये जो लुक है, साथ में आप लोगों की जो हैंडलिंग है, यूएसडी, देन ये मोनोशॉक, ये सारी चीज़ों को मिला जुला कर आप लोगों को एक बेहतरीन बाइक चाहिए 200 से 250 सीसी के बीच। आपकी बजट 1,80,90 तक जाने की N250 आप लोगों के लिए बहुत सही बाइक रहेगी। आप लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि N250 में टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी। टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए, ठीक है, हैंडल बार ऊंची होनी चाहिए, फुट पैक आपको सामने चाहिए, आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए 30-35 किलोमीटर तक की, टॉर्क इंजन आप लोगों को चाहिए, 100-110 तक की टॉप स्पीड आप लोगों के लिए बहुत है, मतलब कंफर्टेबल की टॉप स्पीड तो ये उससे ज्यादा जा ही सकती है, लेकिन मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की बात कर रहा हूं। 100-110 आप लोगों को चाहिए, देखने में बाइक अच्छी लगनी चाहिए, वो थोड़ा सा वो रेट्रो फील भी मिलना चाहिए, ठीक है, कनेक्ट फीचर आप लोगों को चाहिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए। अगेन कहूंगा, अगर आपकी बजट थोड़ी सी ज्यादा है, देखिए ये बाइक 1,85,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन डुअल चैनल नहीं है, तो इस बाइक को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ, और बजट आपको 2 लाख 2 लाख 5 तक जाने के लिए अलाउ करती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2024 टीवीएस रॉनिन 225 भी आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइक साबित हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगेन कहूंगा, दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत सही है। क्या दोनों बाइक में है नहीं है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। डिसीजन में आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप लोगों को क्या खरीदना है, N250 या फिर यहां पर टीवीएस की रॉनिन 225, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।